मैंने वैशी जाट के दौरान 16 आदमी के साथ अकेले लड़ते देखा था, क्योंकि वो आशिया को उठाने के लिए आए थे। भाई इतनी बात क्या नहीं थी कि उसने जनाब राय साहब की मां बहने करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल में 150 बंदा होगा वहां खड़ा हुआ, मैं भी था। कोई ऐसी गाली नहीं जो उन्होंने ना दी हो। उस जैसी साबर, उस जैसी रब पर तवक्कल करने वाली और उस जैसी दुर्वेश औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नासिर दीप साहब के इंटरव्यू का चौथा और आखिरी पार्ट है। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे किस्से भी सुनाए हैं माजी के और अपने बारे में भी बताया। हमने उनसे पूछा कि पंजाब के कल्चर को तबाह करने के हवाले से या उसकी जो वैल्यूज़ थे उसके आपके ऊपर इल्ज़ाम पहले भी लगा था, अभी भी लगा है दोबारा। इसके अलावा फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया है। वो क्या किस्सा था? उन्होंने एक हीरो के हवाले से क्या बात की है, रमेश सिप्पी के हवाले से उन्होंने क्या बात की। दो ह्यूमन बीइंग इंडस्ट्री के जो हैं वो एज एन आर्टिस्ट नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे लगे उन्हें। किसने दो ऐसे हैं, एक मेल और एक हीरोइन है और एक हीरो, जिन्होंने मुतासिर किया और उनके हवाले से क्या बात की उन्होंने। यूसुफ खान साहब ने किस अदाकार को माँ बहन की गालियाँ दी थी और उस अदाकार का रिएक्शन क्या था, ये उन्होंने किस्से सुनाए हैं। इसके अलावा सईद नूर साहब के हवाले से भी थोड़ी सी बात की है, आप सुनिएगा। और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन पर भी बात की है, सुनिएगा और आपको यकीनन ये वाला पार्ट भी पसंद आएगा। अच्छा सर, मेरा क्योंकि आप एक बात कर रहे हैं, मेरा बड़े दिन से अभी मेरे ज़हन में एकदम से सवाल आया। हालांकि मैं पिछले एक माह से जब सोच रहा था कि मैं नासिर भाई से लाजमी पूछूंगा। मुझे सर ये बताएं कि आज जो है वो कराची की इंडस्ट्री जो है वो द लेजेंड ऑफ मौला जट की तारीफें करती हुई नजर आ रही है। मुझे बताएं सर, जो पहले वाली मौला जट आई थी उसके बाद कराची की इंडस्ट्री ने कितनी तनकीद की थी, कराची के मीडिया ने कितना तनकीद किया था। कराची के जो खासतौर पर निगार अवार्ड वगैरह हैं, मौला जट के बाद आपके ऊपर एक छाप लगाई कि इन्होंने एक स्टोरी लिखी है उसी को करते जा रहे हैं, इस तरह की, वो जरा बताइएगा सर। क्योंकि अब तो सक्सेस स्टोरी बन गई है ना द लेजेंड ऑफ मौला जट, अब तो हर कोई उसके अंदर अपना वो डाल रहा है। अब बात पता क्या जी, कि मेरी मुखालफत किसी राइटर के पास मुखालफत करने के लिए कोई वजह नहीं थी। मैं इंडस्ट्री में आया अल्लाह की रहमत से, उसकी अता से मैं इंडस्ट्री में पहली फिल्म से छा गया और आज तक मेरे से आगे फिर कोई राइटर नहीं गया इस पंजाबी फिल्म में। ये आपके सामने है, मेरे कहने से कोई ये आपके सामने तारीख है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। तो बात ये है कि मुझे लोग पहले तो कहते थे इसने बदमाशी फैलाई, फिर कहने लगे इसने गंडासा कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, फिर कहने लगे कि ये एक ही कहानी लिख रहा है। तो मैंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 18 साल से एक कहानी लिख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने सुना था। वो मेरी हाँ जी, और उसकी मेरे से वजह नहीं किसी ने पूछी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब मैंने इसलिए कहा कि मेरा जो हीरो था वो काम ही ये कर सकता था, मैं तेनू नहीं छड़ांगा। ये था सुल्तान राय का किरदार, मेरी पहली वैशी जाट से लेकर सकी बादशाह तक आप सारी फिल्में खाल के उसके। तो सर आप हीरो चेंज भी तो कर सकते थे ना कहानी चेंज करने के लिए, वो क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने हीरो इसलिए चेंज नहीं किया, मेरी बात सुने। और मशाने के अंदर जितना दूध बिकता हुआ दही नहीं जमाता, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था मैं गड़बड़ कर जाऊं। मेरा हीरो हिट था, मैं हिट था। मुझे लोग कहते थे यार तू इंडस्ट्री बर्बाद होती। मैंने कहा यार अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं एक ही किरदार को लिख रहा हूँ और मेरी काबिलियत ये है कि मैंने 18 सालों में एक किरदार को छुपे रखा आखिरी फिल्म तक, हसरत बादशाह तक। बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे मुकाबले में सलीम जावेद थे, दो राइटर थे, मैं तो अकेला था और वो पढ़े लिखे भी थे। एक मजाज मशहूर का भांजा था और दूसरा था वो भी बहुत बड़े बाप का बेटा था, मैं तो अनपढ़ बाप का बाप में वो बेटा था। मेरे पीछे तो कोई स्टेज भी नहीं थी और उनके पास जो हीरो था वो हेयर स्टाइल था, पुलिस वाला भी अच्छा लगता था, नाश्ता अच्छा लगता था, गाता अच्छा लगता था, कॉमेडी करता अच्छा लगता था, रोता अच्छा लगता था, ड्रामा बोलता अच्छा लगता था, जुल्म सहता अच्छा लगता था। अमिताभ बच्चन जी। मैंने कहा 6 साल के बाद फ्लॉप को करवा के चले गए। बिल्कुल। शोले के बाद फिर कहाँ गए? सही। एक फिल्म होती है हर डायरेक्टर की लैंडमार्क, रमेश सिप्पी खत्म हो गया शोले के बाद, उसके बाद नहीं बना सका कोई फिल्म। बड़ी कोशिश की उसने और यहाँ पाकिस्तान में भी देख रहे बाल डायरेक्टरों की, यूनुस मलिक मौला जट के बाद कोई नहीं आगे बना सका। असल उसकी वैसी जट से आगे आज तक पंजाबी फिल्म में नहीं जा सका। तो इसी तरह हर डायरेक्टर की होती है और इसी तरह हर राइटर की भी होती है कि उसकी एक फिल्म मार्का खेज होती है, उससे आगे उसके डायलॉग नहीं होते। ठीक है, लेकिन मेरी तो मौला जट देखे, उसके बाद शेर खां आई, उसके बाद चंद वरियाम। अच्छा
अच्छा सर, एक चीज मैं जरा बसत एहतराम आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने बहुत पहले एक अखबार जहां में एक फीचर आया था जिसमें, उसको मैं आज के साथ लिंक करता हूं क्योंकि आज भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो एक कंप्रोमाइज ये किया है कि उसमें थोड़ा सा दारुनतनी वाला, यानी कि जो पंजाब की वैल्यूज थी और वो जो दारुनतनी को और तरह दिखा दिया, वो बैन बनी थी, इसमें गैरत और पता नहीं क्या वो खत्म कर दी बिल्कुल। दूसरा मैंने वो अखबार जहां का पढ़ा था, उसमें भी था, उसका एग्जैक्ट मुझे अब मफहूम याद है, वर्डिंग याद नहीं है, उसमें बड़ी तनकीद हुई थी आप पे कि आपने पंजाब की कुछ कल्चर को ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसके हवाले से सर थोड़ा सा बताइएगा। नहीं देखिए, बात सुने, मेरी बात यह है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो 79 की फिल्म थी। ये आज जो है ये 2022 में फिल्म रिलीज हुई है। 79 में से लेकर 96 का जो दौर मेरा है उसमें मैंने दुपट्टे और गैरत को हाईलाइट बनाया हुआ था। ठीक है। पंजाब की जो गैरत और पंजाब की जो घन गर्जन है वो मेरा मौजूद था और वो मैंने रखा। ठीक है। आज जो नस्ल मैं फिल्म जिसकी मुझे लिखी है, ये वो नस्ल है सर जिसके सामने, भाई के सामने बहन भी अपना दोस्त लेकर आती है, उसको वो माइंड नहीं करता, बाप भी माइंड नहीं करता, बेटे मारते, एक दूसरे शौक करते हैं, शराबें भी पीते हैं, एंजॉय भी करते हैं, हर दूसरे बड़े घर में जनाब आज आपको बाहर मिलेगी, और किसी को गैरत और दुपट्टे का तस्वर ही नहीं है। लेकिन सर इसमें एक सर बिल्कुल पहले मेरी बात सुनिए, गैरत और दुपट्टे का कोई तस्वर नहीं है। जी जी, ये जिस वक्त हम कहानी लिख रहे थे तो आपको मैं पहले में बताया कि बिलाल ने कहा था दो चीजें सामने रखनी ना। पहली बात ये कि पाकिस्तान के लिए ये फिल्म नहीं है, ये मैं बाहर के लिए फिल्म बना रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि नई पौध के लिए, नई जनरेशन जो आज की है वो क्या लाइक करती है वो ध्यान में रखे। मैंने कहा ये आज की जनरेशन, मुझे इतना तो पता है कि दुपट्टे और मजहब से दूर है, इसके अलावा क्या चाहती है मुझे नहीं पता। कहता ये मुझे पता। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कहा कि इस फिल्म में मैं आपके पीछे हूँ, इसके बाद मैं आपके पीछे नहीं हूँगा। ठीक है। वो जो मैंने उनसे सीखना था वो मैंने सीख लिया। लिहाजा वो जो चीज है कि वो इन लोगों को बुरी लगी कि जी वो उसमें दारो नकली ने ऐसा कर दिया, लेकिन ये जो आइडिया देख रही है उसको तो बुरी नहीं लगी, क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी, मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे यही डिफरेंस है जी जी 79 के राइटर का और 2022 के राइटर का। लेकिन सर एक देखें, हमने वो फिल्म, मुझे याद है, मैंने एक दुपट्टा गिराया और बहन ने कहा, भाई उसका दूर था और वो कैद थी, तो उसने हवा को वास्ता दिया कि तुझे अभी का वास्ता है कि तू मेरा ये दुपट्टा मेरे भाई तक पहुंचा दो। दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था, वो हवा आई, उड़ना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, भाई की तरह आप यकीन करें पूरा हाउस उठकर खड़ा होकर ताली बजाना शुरू हो गया। सही। आज ये आप करके देखें, लोग ये क्या बकवास है। अच्छा नहीं सर, उसमें एक चीज है जिसने आपने जनरेशन गैप भी बताया कि उस टाइम 79 के लिए फिल्म थी या बाद में जब 80s के लिए और 90s के लिए फिर, लेकिन अभी नई जनरेशन के लिए। लेकिन सर बीइंग अ राइटर, क्या राइटर को ये देखना चाहिए कि वैल्यूज तो माशरे की तब्दील नहीं होती, अगर हो भी रही हो वो तो दूसरी साइड पे लेके जाता है, ना कि जहन साजी करता है, जहन नवाजी तो नहीं करता। आपने सर बड़ी अच्छी बात की है। मैंने अपनी एक जगह बना लिया ना नई इंडस्ट्री में, अल्लाह की रहमत से। जी जी। अब जब आप मेरी बात देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, फिर है ना। क्योंकि देखे एक इंसान कुर्सी तक पहुंचने के लिए इंटरव्यू, ठीक है, ठीक, बिल्कुल आप इंटरव्यू देता है तो वो वही पॉलिसी, जो पॉलिसी चल रही होती है, इस पॉलिसी के मुताबिक देता है। जिस तक कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपनी मर्जी करता है। ये बात ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल आखिर में नासिर भाई, आप क्योंकि राइटर जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होता है और वो चीजें वहां से फील कर रहा होता है जहां से आम आदमी नहीं करता। आपका एक जमाना गुजरा है इंडस्ट्री के अंदर, आपने जब तपस्या का दौर था, स्ट्रगल का दौर था, वो भी देखा, फिर 70s में आपको शोहरत मिली, वो फिर 80s में जाके उरूज पे पहुंची, फिर 90s भी गुजारा। मुझे सर एक मैं पूछना चाहूंगा, एक या दो नाम ऐसे बताएं, अदाकारों के तौर पे तो हम सब हर किसी को जानते हैं, आर्टिस्ट के तौर पे इंडस्ट्री के अंदर, खा वो सिंगर हो, खा वो डायरेक्टर हो, खा वो अदाकार हो, या मेल आर्टिस्ट हो या फीमेल हो, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग किसी बंदे ने इतना इंप्रेस किया होगा, क्योंकि राइटर हैं आप और तरीके से देखते होंगे, कोई एक दो नाम बता दें सर जिसने एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं एज एन आर्टिस्ट नहीं पूछ रहा कि बंदा कि यार ये क्या बंदा है, ये क्योंकि ये चीजें लोगों के सामने नहीं होती, ये सिर्फ आप देख सकते हैं जो मैं दो आदमी से मुतासर हूँ जी। एक का नाम सुल्तान राय है, उसको मैंने दहशत के दौरान 16 आदमी के साथ अकेले लड़ते देखा था, क्योंकि वो आशिया को उठाने के लिए आए थे। असल में
हाँ हकीकी फाइट हुई थी। अच्छा। और उसमें उन्होंने 5-6 आदमी गिराए थे और बाकी भाग गए थे। ठीक है जी, ये वाकया हुआ था बंद रोड के ऊपर। अच्छा। 73 की बात। और ये आउटडोर कहीं शूट हो रही थी सर? आउटडोर शूट हो रही थी और लड़के जो है दरिया के अंदर से, उसमें वीरान था ये सारा बंद रोड 73 में। अच्छा। तो शूटिंग देखने आए, उन्होंने आवाजें कसनी शुरू कर दी। तो जो प्रोड्यूसर था उसका एक बेटा था, उसका नाम मजीद था, वो जरा थोड़ा सा कंट्रोटर बदतमीज था। उसने जनाब माँ बहन की उनको गाली दी और थप्पड़ मार दिया एक लड़के को। वो 4-5 लड़के थे, वो चले गए। उसके आधे घंटे बाद एकदम जनाब 16-17 आदमी डांगे लेकर आया और माँ बहन की गालियां निकालते हुए आए और ये वो सारे भाग गए सेट से जनाब। वो आउटडोर जितना सेट का स्टाफ था सारा भाग गया, सिर्फ सुल्तान अली खड़ा रहा और उसने आसिया को भी नहीं जाने दिया और वहां फाइट किया और सबको भगाया। अब 13-14 साल के बाद का वाकया सुनाता हूँ कि बारी शबाब सूरी शूटिंग हो रही है, 12-13 फिल्मों की शूटिंग थी। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एक तरफ सेट लगा हुआ था दरीस खान का, एक सेट दूसरा था। तो वो कहते थे यार आप शॉट ले लें तो हम बाद में लेंगे। वो खामोश हो जाते थे, फिर शॉट होता था, फिर वो शॉट लेते थे, वो खामोश हो जाता था। तो यूसुफ खान साहब आए, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, अल्लाह उनको माफ करे। मैं तारीख की बुनियाद पर ये किस्सा सुना रहा हूँ। जी और कोई वो वैसे नहीं सुना। जी ठीक है। वो आए और उन्होंने रेडी होकर मुंह कर हुए, हाँ ये शॉट लो। तो जो डायरेक्टर था उसने कहा जनाब वो पहले शॉट ना और राय साहब तेरे में उन्होंने शॉट हो तो फिर मैं थोड़ा शॉट लगाऊंगी। भाई इतनी बात क्या नहीं थी कि उसने जनाब राय साहब की माँ बहन करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल में 150 बंदा होगा वहां खड़ा हुआ, मैं भी था। कोई ऐसी गाली नहीं जो उन्होंने ना दी हो। और उसके जवाब में वो सुल्तान राय जिसे 16 आदमी को डंडों से गिराया था, वो ताकतवर था। बात कहता रहा, एक ही बात कह रहा, बड़े की होया तो बड़े ना करो, बड़े कोई गल नहीं, बड़े कोई गल नहीं। अच्छा मैं माफी चाहना है। अच्छा तुझे कहते मैं शूटिंग छड़ के चला जाना, तुझे शूटिंग करो, और वो शूटिंग छोड़ के चला गया। अब आगे देखे, मैंने एवेन्यू में आके यूनुस मलिक को ये वाकया सुनाया। यूनुस मलिक साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरी गाड़ी थी, कहते राय साहब के घर चलो, हम राय साहब के घर चले गए। वो आगे अपना जो ड्राइंग आपने देखा होगा शायद उनका बड़ा मुनक्किश दीवारों से, वो वहां बैठे हुए थे कालीन के ऊपर। तो यूनुस मलिक गए, हमें और गए थे। यूनुस मलिक के लिए मैं वाकया सुने, कहता हो ठीक है, कहता हो मेरे नाल पिस्तौल उसके पास था। यूनुस मलिक के जो गिटियां से गोलियां मारनी होती है, वो गालियां वाली देने शुरू हो गया। और राय साहब कहते अच्छा यार बैठ जा, चलते तो बैठ जा। हमने बिठा लिया, कहता यार चलन तो पहले मैं एक दुआ कहना, तू सिर्फ आप आमीन करनी है, हाथ चुको। अच्छा उन्होंने हाथ चुक ले तो दुआ ने की मंगी, या अल्लाह जो यूसुफ खान ने जो कुछ भी किया इन्हें मैं माफ किया, तू भी माफ कर दे और उन्हें डांट दे दे। अच्छा ये मुझे वाकया आज तक नहीं बोला, मैं जब भी इंटरव्यू को पूछता ये मैं जरूर सुनाता हूँ। उसके बाद अगर मुझे मुतासर किया तो वो साइमा ने किया, अदाकारा साइमा ने। अदाकारा साइमा ने। उसकी वजह सर उस जैसी साबर, उस जैसी रब पर तवक्कुल करने वाली और उस जैसी दुर्वेश औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान फिर मेक्सिको को छोड़े मैंने आम लाइफ में भी नहीं देखी। अच्छा कि उसकी हर औरत ने मुखालफत की, हर हीरो ने मुखालफत की, हर एक हीरो ने गालियां दी, उस पर इल्जाम लगाए। और उसको जब कोई बताता था तो वो मुस्कुरा के कहती थी अल्लाह दा भला करे, तुझे कोई और गल करो। अच्छा मैंने नहीं देखा उसने किसी की मुखालफत की, वरना तमाम में नंगी तो सारी है। किसी औरत के बारे में उसने बात नहीं की, वो ऐसी है जो भी किसी मुखालिफ के लिए अल्लाह दा भला करे। आज तक उसने वो कोई ऐसी वो बात नहीं की। ये आप किसी औरत में ये खूबी जो है ना मुझे ढूंढ के दिखा दे, जब उसे पता चलेगा ना फलां ने मेरी औरत की बात की, उससे 10 इल्जाम ला के तो जवाब देगी। और शायद यही वजह है कि सर साइमा साहिबा का कैरियर बाकी हीरोइनों से इसलिए मुख्तलिफ है कि आसिया ने तो उर्दू में भी काम किया, अंजुमन जिस तरह आई उस तरह चली गई, और भी जिस तरह आई उस तरह चली गई। इनका कैरियर तो सुल्तान रही साहब के बाद एक अपनी नौयत का कैरियर है। मतलब है कि वो एक अपनी मिसाल बिल्कुल आखिर में सर, क्योंकि साइमा साहबा का ये 5-6 दफा कह चुके आखिरी सवाल। ठीक सर, सैयद नूर साहब ने कभी ऑफर नहीं की सर एज ए राइटर आपको अपनी फिल्म में लेने की? नहीं सर, उन्होंने ऑफर भी नहीं की, और अगर आप वो करेंगे तो शायद मैं लिखूंगा भी नहीं। उसकी वजह ये है वो फिर कहेगा कि मैं यूं लिखूंगा या यूं कर दे,
वो उसके साथ काम कर, मैंने तो यही अगर वो कहेगा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन इस शर्त पर करूंगा कि जो लिख कर दूंगा हदीस समझ के बना दो, ताकि मुझे पता चले कि मैं कोई राइटर हूँ या नहीं हूँ। ये बात ठीक है। अगर तुम बनाओगे, तुम उसे तब्दील करोगे, तो कल में तुमने ये कि हाँ मैंने लिखवाई है, तो मैं इस चीज से बड़ा चढ़ना शुरू हो गया हूँ। क्या ठीक है। लिखवाता तो हर में राइटर लिखवाता है, लिखवाने वाला तो राइटर नहीं ना होता। यार मैं अब कोई सजेशन देता है, सर भट्टी साहब सजेशन देते हैं, ये कोई देते हैं, मुझे ये बताए कि सजेशन देने वाला तो राइटर नहीं ना होता। ये बात जब किसी दर्जी के पास जाते हैं, नहीं वो मैंने पूछा था उन्हें, मैंने कहा था, मैंने कहा फिर खुद लिख लेते ना फिल्में, उनकी तो 400 फिल्में, आप लिख लेते कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसी बात होती है। ऐसे असल में चूंकि मैं वही कह रहा हूँ कि आप यकीन करें कि मुझे ये, बल्कि आपको कभी मिले तो उससे पूछ रहे यार मुझे सिर्फ इतना बता, बाकी बातों को छोड़ो, कि नासिर दीप पर आपको इस बात का इतना गुस्सा क्यों है कि जब से मौला जट लगी है आप उसके मुखालफत में बातें करते हैं, काम भी उसके साथ करते हैं। एक और इसका जुमला मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी बावजूद के कलामे पाक पे हाथ रख के सुनाता हूँ, जो उसे तकरीर में भी कहा है, आम लाइफ में भी कहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नासिर दीप अगर मेरे साथ हो तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं। ओह अच्छा। तो अब मुझसे पूछे कि भाई तुम ऐसा फिर क्यों कहते हो कि नासिर दीप ने तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ा, तुमने इतनी मुखालफतें भी करते थे, फिर भी जब तुमने हक महर में बुलाया मैं गया, मैंने तुम्हारे डायलॉग लिखे, तुमने जब लखपत डाकू के लिए मुझे बुलाया मैं गया, और उस वक्त भी पैसे तुमने अपनी मर्जी से दिए, मैं उस वक्त भी नहीं बोला, मैंने इतनी इज्जत की, और ये मैं सिखने तो हर एक की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुखालफत क्यों करते हो ये नहीं। बारह इसलिए मैंने आपसे कहा ना ये मामला मैं अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा। जी नासिर भाई बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा है आपसे बात करके, बड़ी मुझे थी बड़े दिन से ख्वाहिश थी सर। नाज़रीन ये थे नासिर दीप साहब, उम्मीद है आपको ये सारे का सारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।